गुड आफ्टरनून दोस्तों। सत्येंद्र नाथ टैगोर के सारथी प्रोग्राम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो कल हमने हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी जिसमें हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में बात की थी कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। अर्थशास्त्र क्या था। अर्थशास्त्र के बारे में हमने कल पढ़ा था कि अर्थशास्त्र धन के सिद्धांतों का संग्रह है ना। धन का सिद्धांत है, धन का सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी किसके माध्यम से होगी? धन के सिद्धांतों। अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि धन के सिद्धांत दिए हैं या धन के सिद्धांतों का संग्रह है जिसके माध्यम से हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जाना था कि एक ऐसी व्यवस्था, कैसी? ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिकों को संसाधनों का आवंटन इस रूप में किया जाए, संसाधनों का जो आवंटन होगा, ठीक है, संसाधनों का आवंटन इस रूप में किया जाए कि उनका अधिकतम सामाजिक लाभ हो और उसमें धन की मुख्य भूमिका हो। धन की क्या हो? मुख्य भूमिका हो और सामाजिक लाभ भी हो। ठीक है, सामाजिक कल्याण हो सके। इतना आप समझ पाए? आगे हमने पढ़ा था, ये पढ़ने के बाद हमने देखा था कि उत्पादन के संसाधन कौन कौन से हैं। देखा था उत्पादन के फैक्टर या उत्पादन के संसाधन कौन कौन से हैं। उत्पादन किन चीजों का? वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का ये हमने देखा था। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा किन के माध्यम से होगा? फैक्टर्स क्या क्या होंगे? हमने देखा था भूमि, फिर हमने देखा था श्रम, हमने देखा पूंजी, और नेक्स्ट जो हमारा था वो था उद्यमशीलता। इतना आपको समझ में आया है ना? ये बेसिक है, इनका यूज हम आगे की सारी क्लासेस में करेंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो भूमि के बदले हमें क्या मिल रहा था? इसके में इस भूमि के लिए जो हमें आय प्राप्त हो रही थी वो किस रूप में हो रही थी? वो हमें रेंट या किसी ने खरीदी या बेची होगी उसके रूप में हो रहा होगा। ठीक है, श्रम के लिए हमें क्या मिल रहा था? पारिश्रमिक दिया जा रहा था। पारिश्रमिक, अगर कोई व्यक्ति कोई भी जो लेबर है उसके लिए हम उसको पे करते हैं तो वो क्या था? किस रूप में दिया गया हमने उसे? पारिश्रमिक। पूंजी के लिए हम क्या देते हैं? पूंजी में हमने दो चीज देखी थी। पूंजी या तो धन के रूप में होगी या किसी मशीन या किसी टेक्निक के रूप में होगी। ये जो भी होगी, मशीन होगी, धन होगा, वो क्या कहलाएगा? वो हमारी पूंजी कहलाएगी। इसके बदले हमें क्या मिल रहा था? पूंजी के बदले ब्याज। ठीक है, और उद्यमशीलता को क्या मिलता है ना? जो रिस्क लेता है, जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, उसे क्या प्राप्त होता है? उसे लाभ प्राप्त होता है। ये हमने बेसिक चीजें यहाँ देखी थी, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ एक करेक्शन करूंगी, कल हम यहाँ नहीं देख पाए थे कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो हमने देखा था, इसका उत्पादन होगा, ये अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं में शामिल होगा, है ना? आर्थिक क्रियाओं में शामिल होगा। क्या? आर्थिक क्रियाओं का ये मुख्य पहलू भी है। क्या? उत्पादन होगा। उत्पादन के बाद क्या होगा? जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका वितरण किया जाएगा। वितरण करने के बाद विनिमय होगा। विनिमय का मतलब आप समझ गए, एक्सचेंज होगा, या तो इसके बदले हमें कोई वस्तु मिलेगी या इसके बदले हम पे करेंगे, विनिमय होगा। और विनिमय के बाद उपभोग होगा, है ना? कल का जो चार्ट मैंने आपको बताया था, एक चार्ट हमने बनाया था कि नागरिक और संसाधन, नागरिक और संसाधन। तो संसाधनों का इस रूप में आवंटन, ठीक है, संसाधनों का इस रूप में आवंटन कि उनका अधिकतम कल्याण हो सके, अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके, सामाजिक कल्याण, और जिसमें मुख्य भूमिका किसकी हो? धन की हो। कल ये चार्ट देखा था, इस चार्ट में ये ऑलरेडी इंक्लूड है ना? लेकिन आज मैंने इसे आपको अच्छे से समझा दिया है। वितरण, संसाधन, जो भी वस्तु हम बनाएंगे, कल हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था कोयले के बारे में जो बात की थी, तो वो एक वितरण ही तो हुआ ना, पावर जनरेट हुई। तो पावर जनरेट का किस रूप में वितरण हुआ? वितरण हुआ तो हमने उसके लिए पे किया,
ठीक है, जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी वहां से ली वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने पे किया, और पे करने के बाद जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली उसका उपभोग हमने किस रूप में किया। हमारे यहाँ टीवी, पंखे, कूलर जो चलाते हैं हम, कोई मशीनरी अगर है तो मशीनें चलती हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप जान ही रहे हैं कि अभी हम किसी तरह से सोच ही नहीं सकते हैं लाइफ को। तो इतना आप समझ पाए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। कल हमने ये नहीं देखा था। मैं धीरे से अपने उस टॉपिक पर भी आऊंगी जहां से हमने कल छोड़ा था क्लास को, कि अर्थशास्त्र के प्रकार। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा यहाँ ही देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण दो प्रकार से है, दो प्रकार से। कौन कौन सा? पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और एक है समष्टि। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। हमारा जो सिलेबस है वो मोस्टली समष्टि अर्थशास्त्र में दिया हुआ है, हमें समष्टि अर्थशास्त्र ही पढ़ना है। लेकिन व्यष्टि क्या, हम एक बेसिक थोड़ा सा एक नॉलेज लेंगे। पूछ सकता है आपसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है 7 मार्क्स में, है ना। तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप थोड़ा सा इंग्लिश टर्म को याद रखिए, इंग्लिश वर्ड्स को भी यूज किया जा सकता है। तो किसी फर्म के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई व्यक्तिगत इकाई के बारे में, है ना, व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक उनका अध्ययन किया जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। किसी फर्म के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी फैमिली के बारे में। ठीक है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है? हम बृहद स्तर पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बृहद स्तर पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के एक बड़े पहलू का अध्ययन इसमें किया जाता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ इसको हम और आगे डिटेल में भी बात करेंगे, तब मैं आपको इसे लिखवाऊंगी भी सही। अभी सिर्फ आप इसे एक थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या होता है। अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम आते हैं, कल जो हमने क्लास छोड़ी थी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं व्यवस्था के प्रकार। ये जो हमने देखा है ये अर्थशास्त्र का वर्गीकरण है। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। किस भाग? व्यष्टि और समष्टि, है ना। अब समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो हम पढ़ रहे हैं ये किस में आती है? समष्टि अर्थशास्त्र में आती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था को हमने किस आधार पर बांटा है? कितने प्रकार हमने इसके लिए हैं? 3 टाइप्स हमने कल बताए थे, 3 टाइप बताए थे आपको। ठीक है, 3 टाइप थे। पहला था हमारा, एक चार्ट बना लेते हैं। थ्री टाइप क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पहला जो हमारा टाइप था वो था अंतर संबंधों के आधार पर। ठीक है, अंतर संबंधों के आधार पर। दूसरा टाइप हमने देखा था संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। और थर्ड जो हमने देखा था वो देखा था कि विकास की अवस्था के आधार पर। ये 3 टाइप्स हमने देखे, अंतर संबंधों के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कल भी इस पर बात की थी कि अंतर संबंध क्या होते हैं, है ना। अंतर संबंधों के आधार पर जो हमने कल देखा था, तो इसके सब पॉइंट थे। अंतर संबंधों के आधार पर हमने 2 भागों में इसे बांटा था। पहला था खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा था बंद अर्थव्यवस्था। इन दोनों के बारे में हमने कल पढ़ा था।
थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन आज हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अंतर संबंध के आधार पर क्यों बांटा गया है, क्या है अंतर संबंध, क्या है ना। देखा, अंतर संबंधों के आधार पर यहाँ मैं थोड़ा सा एक करेक्शन और करना चाहूंगी, हम फिर से बैक आएंगे कि अर्थव्यवस्था के हमने जो प्रकार देखे हैं, है ना, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, तो इसमें पहला जो प्रकार है वो क्या है, अंतर संबंधों के आधार पर दो प्रकार की है। ठीक है, आप ये यहाँ ध्यान रखना कि अंतर संबंधों के आधार पर दो प्रकार की है। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम जो आगे बात करेंगे, और विकास के आधार पर कितनी प्रकार की है, ये आगे की बात है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अंतर संबंधों के आधार पर। अंतर संबंधों के आधार पर दो प्रकार की व्यवस्था है हमारी, खुली और बंद अर्थव्यवस्था। अंतर संबंध क्या है, किसी देश या किसी सीमा के भीतर आपके जो संबंध हैं आपस में, किसी देश के साथ या कई देशों के साथ जो संबंध है, तो उन आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो कौन कौन सी है, वो पहली होगी खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, कल हमने एक बेसिक सा थोड़ा सा देखा था कि जहां आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होते हैं वह खुली अर्थव्यवस्था है, और जो बंद अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, जहां आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है। वह कोई ऐसा देश या कोई ऐसा राज्य जो राज्य नहीं कहेंगे, देश ही कहेंगे, कि ऐसा देश जो अपनी प्रोडक्टिविटी खुद ही करता है, खुद ही प्रोड्यूस करता है, वस्तुओं और सेवाओं को खुद ही प्रोड्यूस करता है और वो वहीं उसकी खपत कर लेता है, किसी तरह से कोई आयात और निर्यात नहीं किया जाता है, तो वो बंद अर्थव्यवस्था है। आप इसे थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स में आपके पास कोई क्वेश्चन आए कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, या ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं, या बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण दीजिए, या इसे क्या कहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस भी हम यहाँ बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप एक खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था देखिए। खुली अर्थव्यवस्था क्या है, इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात जो है वो प्रतिबंधित नहीं होता है ना, प्रतिबंधित नहीं होता है खुली अर्थव्यवस्था में। तो आप इसे नोट कीजिए, खुली अर्थव्यवस्था एक साइड डालिए और एक साइड लिखिए आप बंद अर्थव्यवस्था। तो एक साइड आप हेडिंग डालिए खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी साइड आप लिखिए बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि इसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के, इसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आयात और निर्यात की स्वतंत्रता होती है, किसके लिए, वस्तुओं और सेवाओं के लिए। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि वस्तुओं, इसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अब आप बंद इकोनॉमी में पहला पॉइंट लिखिए कि आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। आयात निर्यात क्या होते हैं, पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, लिखा आपने। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ओपन में, सेकंड पॉइंट है आपका कि यहाँ संसाधनों के मुक्त आवागमन का समर्थक है। क्या है यह, संसाधनों का मुक्त आवागमन का समर्थक है, संसाधनों के मुक्त आवागमन का समर्थक है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था में संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता दी जाती है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, संरक्षणवादी नीति को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो आप इसमें लिखेंगे ओपन इकोनॉमी में कि इसके अंतर्गत उदारवादी नीति का पालन किया जाता है, उदारवादी नीति का पालन किया जाता है। किसके अंतर्गत, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता है, उदारवादी नीति का पालन किया जाता है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, थर्ड पॉइंट बंद अर्थव्यवस्था में लिखिए कि यह एक आदर्श स्थिति है। कैसी स्थिति है, यह एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि सभी संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि सभी संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में एक ही देश के पास उपलब्ध होना
एक ही देश के पास उपलब्ध होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। एक ही देश के पास उपलब्ध होना संभव नहीं है। नोट किया आपने? आगे बढ़ते हैं, है ना। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अच्छा, खुली अर्थव्यवस्था का कोई एग्जाम्पल तो हम दे देंगे, भारत। सबसे पहला एग्जाम्पल तो भारत का ही आएगा, है ना। भारत, यूएसए, चीन, चाइना जो है, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था का कोई एग्जाम्पल, हम कल जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि एक संभवतः हम एक उदाहरण दे सकते हैं उत्तर कोरिया का, ठीक है। लेकिन हाल ही में एक उत्तर कोरिया ने एक घोषणा की कि उन्होंने एक हाइड्रोजन बम बनाया है। अगर हाइड्रोजन बम उत्तर कोरिया ने बनाया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं से टेक्निक तो ली होगी, है ना। अकेला तो ये बना नहीं सकता है, सारे संसाधन तो यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ तो कोई कोई चीज तो आयात की होगी, चाहे वो टेक्निक के रूप में की हो, चाहे वो सेवा के रूप में की हो, चाहे कोई मटेरियल उन्होंने लिया हो, कोई तो ऐसा मटेरियल होगा जो उन्होंने आयात किया होगा, ठीक है। और ये जो इन्होंने हाइड्रोजन बनाया है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है, तो इसका हो सकता है आगे जाके ये निर्यात भी करें। अभी तक तो इनकी केवल ये इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है, हमने किसी तरह से देखा नहीं है, जाना नहीं है। लेकिन पूर्णतः अगर कहा जाए तो पूर्णतः उत्तर कोरिया भी जो है वो बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है इसमें बंद अर्थव्यवस्था में कि एक ऐसी स्थिति होती है, एक आदर्श स्थिति होती है, जिस सब एक देश के पास सारे संसाधन उपलब्ध होना थोड़ा सा मुश्किल है ना। कुछ ना कुछ तो वो कोई ना कोई चीज तो लेगा, चाहे वो सेवा के रूप में ले, चाहे वो टेक्निक के रूप में ले, चाहे वो मशीन के रूप में ले, कोई ना कोई वस्तु तो ऐसी होगी या सेवा ऐसी होगी जिसका उसे आयात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने इसके बारे में देखा कि अंतर संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, इसके बारे में प्रश्न बन सकता है कि दोनों में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, या 2 मार्क्स में खुली अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है, या बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है ये पूछा जा सकता है। ये हमारा एक बेसिक हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, इसको आपने अच्छे से नोट कर लिया है, आपको समझ में भी आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, क्या था हमारा, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हमने 3 टाइप देखे। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने देखी थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी जो हमारी थी वह थी, दूसरी जो संसाधन के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। कौन सी होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और थर्ड जो हमारा होगा वो होगी कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमें ये फैक्ट पता है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? मिश्रित है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इंडिया आता है। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल क्या क्या हैं ये हम आगे देखेंगे कि है या नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे 2 मार्क्स में, या इन तीनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, या तीनों में समानताएं पूछ सकते हैं कि क्या है। 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या एक बड़ा प्रश्न ये बना के दिया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों को समझाइए, है ना। अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है, जो संसाधनों के आधार पर जो दिया गया है उसके बारे में बताइए, उदाहरण सहित बात कीजिए। तो इस तरह से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्या होती है? सबसे पहले अभी हमने आर्थिक क्रियाएं देखी थी। आर्थिक क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी होती हैं, बताया था, हमने बात की थी। उत्पादन,
है ना। उत्पादन, उसके बाद उपभोग, वितरण, विनिमय। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। इसका एक जो क्रम है वो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आ जाएगा उत्पादन, दूसरे नंबर पर आएगा आपका वितरण, तीसरे नंबर पर आपका आएगा विनिमय और चौथे नंबर पर आपका आएगा उपभोग, जिसको मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी बताया था कि नागरिकों को संसाधनों का इस रूप में आवंटन किया जाना कि उनका सामाजिक अधिकतम लाभ हो सके। ठीक है, सामाजिक कल्याण हो सके, और उसमें मुख्य भूमिका किसकी होगी? धन की होगी। तो यहाँ ये जो आर्थिक क्रियाएं जो संभव होती हैं इनके माध्यम से, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस रूप में हो रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस रूप में हो रही है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम उनका उपयोग किस रूप में कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? इस अर्थव्यवस्था में जो कीमतों का निर्धारण होता है, ठीक है, कीमतों का जो निर्धारण होगा, इसको मैं लिखवाऊंगी आपको, बस आप अभी यहाँ समझिए कि इस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसमें जो कीमतों का निर्धारण होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? केंद्रीय संस्था के माध्यम से। किसके माध्यम से? केंद्रीय संस्था के माध्यम से। केंद्रीय संस्था कौन सी हो गई? सरकार हो गई, है ना। सरकार के माध्यम से यहाँ पर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होगी वो सरकार के माध्यम से होगी, उन पर जो नियंत्रण होगा आर्थिक क्रियाओं का, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होगा वो कौन करेगा? आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। ठीक है, अब और यहाँ जो भी वस्तुएं या जो सेवाएं हैं, है ना, वस्तुओं और जो सेवाओं का जो प्रोडक्शन होगा, वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, वो किस आधार पर होगा? आवश्यकता के अनुसार होगा। मतलब किसी चीज की अगर आपको आवश्यकता है ना, आवश्यकता है, तो उसका जो है वो वस्तु प्रोडक्ट, उस वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे या उस सेवा को जनरेट किया जाएगा। अगर आवश्यकता नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। क्या उद्देश्य है समाजवादी अर्थव्यवस्था का? जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा? जन कल्याण होगा। और इसमें एक जो समस्या है या एक जो चुनौती होती है, जो इसकी एक कमी है, वो क्या होती है? इसमें जो बाजार की प्रतिस्पर्धा है, बाजार प्रतिस्पर्धा जो है उसका अभाव होता है। बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये जन कल्याण के लिए की जाती है। लेकिन क्या होगा, हम इसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा कि कीमतों का निर्धारण कौन करेगी? सरकार करेगी। कीमतों का निर्धारण कौन करेगी? सरकार करेगी, जो कि एक केंद्रीय संस्था होगी। जो भी केंद्रीय संस्था होगी वो उसमें कीमतों का निर्धारण करेगी कि जो भी वस्तु और सेवा हम जनरेट कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी कीमत क्या होगी, इसका निर्धारण केंद्रीय संस्था करेगी। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होगा? नियंत्रण किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है, कितना उत्पादन, कितना उपभोग करेगी जनता, है ना, विनिमय किस के रूप में होगा, वितरण किस रूप में होगा, ये सारी की सारी जो आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण होगा वो कौन करेगी? सरकार करेगी। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी ये उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय जो होगा, ये कौन करेगा? इसका नियंत्रण सरकार करेगी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसका? मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण, है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों लाई जा रही है समाज में? क्योंकि वहाँ उनका जो उद्देश्य है वो है समाज में जन कल्याण को स्थापित करना। ठीक है, बाजार का जो प्रतिस्पर्धा है, बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है, वो यहाँ पर उसका अभाव होगा, इसका अभाव होगा। आप यहाँ समझ पाए, है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने देखा। अब हम आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, हाँ, हम यहाँ एक और देखते हैं कि इसका उदाहरण, इसका क्या कोई उदाहरण है? तो आप ये देखिए कि आज के प्रेजेंट टाइम में, है ना, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूर्णतः केवल जन कल्याण के लिए कार्य कर रही हो, जहाँ कोई लाभ ना कमाया जा रहा हो, या जो कीमतों का निर्धारण है वो केंद्रीय संस्था के रूप में हो रहा हो, मतलब सरकार ही कर रही है किसी भी रूप में। आपके दिमाग में इस तरह का कोई देश, किसी की पता है कि कोई ऐसी कंट्री है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है? वर्तमान समय में ऐसी आदर्श कंडीशन फिलहाल किसी भी देश में नहीं है। कई सारे लोग कहेंगे कि चाइना इसका एग्जाम्पल है ना, या यूएसएसआर। देखो, यूएसएसआर का तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं है, यूएसएसआर अब विघटित हो चुका है ना। तो
फिलहाल वर्तमान समय में समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई सटीक एग्जाम्पल नहीं है। ये हो सकता है कि वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो अनुपात है वो कम हो, काफी कम हो, है ना, 10% हो, 5% हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, होगा जरूर। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई प्रॉपर एग्जाम्पल हमारे पास है। तो यहाँ अगर आपको लिखने के लिए आए, मैं आगे आपको नोट करवाऊंगी, आप उस रूप में उसे लिखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ पा रहे हैं आप इसे यहाँ डिटेल में ये हमारी इस बारे में लास्ट क्लास है ना। आगे हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ हम ये करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल हमने दिया, क्या है, कैसी होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये हम आज ही डिसाइड कर लेंगे, आज ही हम नोट कर लेंगे, आज ही इसे समझ लेंगे। आगे की क्लास में सिर्फ मुझे इस टर्म्स का यूज करना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप इसे अभी समझ लें अच्छे से कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी क्या है और मिश्रित क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कीमतों का जो निर्धारण होगा, कीमतों का निर्धारण किस आधार पर होगा? कीमतों का जो निर्धारण होगा वो कौन करेगा, है ना? वहां पर बाजार की शक्तियां करेंगी। बाजार शक्तियों के आधार पर, बाजार की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होगा। के आधार पर होगा कीमतों का निर्धारण? कौन करेगा? बाजार की शक्तियों के द्वारा यहाँ पर होगा, है ना। और आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा? आर्थिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण होगा वो निजी क्षेत्र का होगा। किसका होगा? निजी क्षेत्र का, है ना, निजी क्षेत्र का। वहां पर कहा क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका था? आर्थिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण था वो किसका था? सरकार का था। यहाँ आर्थिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होगा वो किसके माध्यम से किया जाएगा? निजी क्षेत्र के माध्यम से। ठीक है। अब यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य है, हमने वहां उद्देश्य देखा था, है ना। तो निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो क्या है? अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है, अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ अर्जित करना। ठीक है। और जो यहाँ नेक्स्ट हमने देखा था कि बाजार में जो है, यहाँ पर बाजार का जो प्रतिस्पर्धा है, वहां बाजार वो उसका अभाव होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे। यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होगी? यहाँ बाजार में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी। तो यहाँ क्या होगा? अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं जो होंगी, मतलब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा। ठीक है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा होगी वो कैसी होगी? प्रतिस्पर्धा का अभाव यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ बाजार में प्रतिस्पर्धा रहेगी, मतलब कई सारे क्रेता रहेंगे तो कई सारे विक्रेता रहेंगे। विक्रेता अगर 2 हैं, 3 हैं, लेकिन क्रेता 4 हैं, 5 है, तो हो सकता है कि आपको जो वस्तु या सेवा आपको 10 रुपए में मिल रही है, कहीं और जाके आपको वो 2 रुपए में मिले, 8 रुपए में मिले, इतना अंतर नहीं आता है, 8 रुपए में मिले, 7 रुपए में मिले, तो प्रतिस्पर्धा यहाँ बढ़ गई। इससे क्या हुआ? जो विक्रेता हुआ उसको फायदा हुआ, है ना, उसको फायदा हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ हम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जो भी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होगा, जो उपभोग होगा, जो वितरण होगा, वो इसी के रूप में किया जाएगा कि हमें किसी न किसी रूप में लाभ मिले। तो यहाँ आप समझ पाए। तीसरी स्थिति क्या होती है? तीसरी अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या कोई एग्जाम्पल है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या कोई एग्जाम्पल है? तो पूर्णतः कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, पूर्णतः कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में हो, अर्थव्यवस्था के रूप में विद्यमान हो। ये हो सकता है कि जो रेशियो है ना, जो रेशियो है वो ज्यादा हो, जैसे कि अमेरिका,
है ना। आप हो सकता है कि कई सारे लोग अमेरिका का एग्जाम्पल दे दें कि अमेरिका पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है। नहीं, आप अभी देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि कई सारे ट्रम्प साहब ने कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं आयात निर्यात पे, उनका उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती तो उनका कोई रोल नहीं होता यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, बस ये हो सकता है कि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र यहाँ हावी हो सकता है ना। निजी क्षेत्र का जो रेशियो होगा वो 95% तक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है। सरकार का नियंत्रण है, किस रूप में है? नियामक के रूप में है ना, रेगुलेशन के रूप में है कि रेगुलेशन जो रेगुलेटरी फॉर्म यहाँ पर सरकार का है। पूर्णतः निजी क्षेत्र यहाँ हावी नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूर्णतः नहीं कह सकते। संभवतः हम बता सकते हैं कि अमेरिका इस रूप में थोड़ी सी विद्यमान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप में है। जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे या जब हमें आंसर राइटिंग इसमें करनी होगी तो हम यहाँ अमेरिका का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस रूप में ये यहाँ है, लेकिन ऐसा कहा जाए कि ये पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, तो वैसा नहीं। आगे बढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हुई? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हुई? आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होगा, आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। लेकिन सरकार के हाथ में होगा, सरकार किस रूप में काम करेगी? सरकार एक नियामक के रूप में काम करेगी, है ना। सरकार एक नियामक के रूप में अपनी भूमिका अदा करेगी, लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा बरकरार रहेगी, है ना। बाजार में प्रतिस्पर्धा भी रहेगी, जन कल्याण को सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर जन कल्याण का ध्यान नहीं रखा जाएगा, लेकिन वहां पर लाभ भी देखा जाएगा कि हम अगर कोई वस्तु या सेवा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसी प्रकार से लाभ में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन होगा वो किस आधार पर होगा? आर्थिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होगा वो सरकार करेगी, लेकिन किस रूप में करेगी? नियामक के रूप में करेगी। समझ पा रहे हैं आप? मैं इसे एक एग्जाम्पल देके भी आपको समझाऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा भी होती है। अगर हम हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम ये सभी लोग जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। तो क्या यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही क्रेता है, एक ही विक्रेता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का सम्मिलित रूप है, दोनों के सम्मिलित रूप को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, सम्मिलित रूप को प्रोत्साहित किया जाता है, सम्मिलित रूप को प्रोत्साहित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है? सम्मिलित रूप को प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ जो रेशियो है, अभी हम रेशियो की बात कर रहे थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो सकता है कि निजी क्षेत्र का जो रेशियो हो वो अधिक हो, या पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण अधिक हो। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहाँ क्या होगा? यहाँ एक बराबर का रोल रहेगा, है ना। हो सकता है कि निजी क्षेत्र 70% तक आ जाए, 80% तक आ जाए, लेकिन 20%, 30% का रोल किसका होगा? सरकार का भी रहेगा, है ना। सरकार का भी रहेगा। यहाँ पर सरकार क्या चाहती है? वंचित वर्गों का कल्याण करना चाहती है। प्रेजेंट टाइम में अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो सरकार किस पर फोकस कर रही है? केवल वंचित वर्गों पर, है ना। वंचित वर्गों के लिए जो किसी सेवा या किसी वस्तु के लिए पे नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास कम है ना, उनके पास उनकी निम्न आय है, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? जन कल्याण का कार्य कर रही है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना। अभी हम देखें तो प्राइवेट स्कूल्स का ज़्यादा है क्रेज, प्राइवेट स्कूल की जो संख्या है वो भी ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल की कम है। तो अब गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा वंचित वर्ग हैं, जो कि पे नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं? आगे और मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाऊंगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इसका एक एग्जाम्पल है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका, चाइना, यूएस, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, सभी दूर अगर देखा जाए तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वहां पर जो आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन किया जा रहा है वो निजी और सरकारी दोनों के माध्यम से किया जा रहा है ना। आप यहाँ देखिए कि सपोज आरबीआई हमारे यहाँ एक क्या है?
बैंकिंग के क्षेत्र के लिए एक नियामक एजेंसी है। क्या है? नियामक एजेंसी है। अब एसबीआई क्या है? एक गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है। और एचडीएफसी पूर्णतः क्या है? एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर है पूरी तरह से। लेकिन दोनों का जो कंट्रोल है, दोनों का कंट्रोल किसके माध्यम से किया जा रहा है? आरबीआई के माध्यम से। मतलब नियामक कौन है यहाँ पर? आरबीआई है। तो इसी रूप में हम इसे देखेंगे कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही लाभ कमाने के अर्जित से, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो जन कल्याण के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो नियामक है वो कौन है? सरकार है ना। सरकार एक नियामक के तौर पर यहाँ पर कार्य कर रही है। तो आप इसे समझ पाए अच्छे से, हम इसे नोट कर लें। हो सकता है कि यहाँ से आपसे एक बड़ा क्वेश्चन बन जाए कि अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझाइए, संसाधन के स्वामित्व के आधार पर। हो सकता है नहीं कहा जाए, लेकिन ये कहा जाए आपसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इन्हें समझाइए। पिछले कुछ एग्जाम्स में आप देखेंगे, एमपीपीसीएस में तो नहीं, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में पूछा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर एक 1200 शब्द का निबंध पूछा गया है। हो सकता है कि हमारे यहाँ भी एक रिपीट कर दी जाए, तो हमें कम से कम ये तो पता चले कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या। उसके बाद ही तो हम इतना लिख पाएंगे। उस पर 1200 शब्द को लिखने का मतलब है कि उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना। लेकिन अगर हमें उसकी बेसिक जानकारी है तो हम कहीं ना कहीं उसके बारे में लिख पाएंगे। तो यहाँ आप समझ पाए, तो हम इसे नोट कर लें। नोट कर लीजिए। पहला आता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आप तीन देखिए, 3 टाइप से इसे वर्गीकृत कीजिए, है ना। सबसे पहला आप यहाँ पर लिखिए समाजवादी, दूसरा आप यहाँ पर लिखिए पूंजीवादी, और तीसरा आप लिखिए मिश्रित, है ना। अब तीनों के आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में लिखेंगे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, आर्थिक क्रियाएं क्या हो गई? हमने अभी बात की थी, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, है ना। तो आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सरकार का नियंत्रण होगा, ठीक है, सरकार का नियंत्रण होगा। थर्ड पॉइंट आप लिखिए, नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाएगा। नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाएगा। नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाएगा। लिखना नहीं है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको। सपोज कि आवश्यकता किन किन चीजों की है? आवश्यकता किन किन चीजों की होती है? घर, कपड़ा, है ना, स्कूल, ठीक है, स्कूल जाने के लिए परिवहन, ये आपकी एक आवश्यकता हो गई। लेकिन सपोज आप चाहते हैं कि आपके पास एक बाइक, क्या हो? बाइक। लेकिन सरकार तो इस चीज का प्रोड्यूस कर ही नहीं रही है, प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि बाइक की आवश्यकता नहीं है। परिवहन के साधन किस रूप में है? बस के रूप में है, रेलवे के रूप में है, या ऑटो रिक्शा के रूप में है। बाइक क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर चाहिए, व्यक्तिगत रूप तौर पर चाहिए। लेकिन बाइक, यहाँ पर बाइक का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये क्या है? हम चाहते हैं, हमारी जरूरत है, हम चाहते हैं, ठीक है। आप किसी वस्तु को अगर चाहते हैं, मीन्स किसी वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, है ना। पे करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपकी क्रय शक्ति उतनी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी तो आप खरीद पाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ बाइक बनी नहीं रही है, यहाँ पर तो सरकार क्या चाहती है? यहाँ सरकार का उद्देश्य सिर्फ क्या है? जन कल्याण करना है, लाभ नहीं है,
ठीक है, यहाँ किसी प्रकार की लाभ वाली स्थिति नहीं है, केवल सरकार चाहती है कि जन कल्याण हो। तो जन कल्याण के लिए सरकार ने परिवहन के साधनों के रूप में बस को, रेलवे को, ऑटो को, या जो भी आजकल जो संसाधन चल रहे हैं वो चल हैं, है ना, वो अवेलेबल हैं। लेकिन बाइक नहीं, बाइक का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है। पर आप चाहते हैं कि आपको बाइक मिले, तो ये जो बाइक है ये आप किस कंडीशन में कहाँ ले पाएंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होगी वहां पर होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको क्या चाहिए? आपकी क्रय शक्ति जो होगी वो अधिक होनी चाहिए। वहां डिमांड और सप्लाई का रूल फॉलो होता है, यहाँ डिमांड और सप्लाई का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो यहाँ पर आवश्यकता है तो आपके पास वो यहीं मिलेगी। आप यहाँ पर चाहें कि आपको इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह मिल जाए तो वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसका प्रोडक्शन यहाँ पर हो ही नहीं रहा है ना। सरकार को लग रहा है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आपको आवश्यकता इसकी फील हो रही है। आपको लग रहा है वो आपकी क्या हो रही है, वो आप चाहते हो कि आप रमेश सिंह भी खरीदें, आप चाहते हैं कि आप लाल एंड लाल की बुक भी खरीदें, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप एम लक्ष्मीकांत खरीदें, तो वो आपको यहाँ नहीं मिल रही है। यहाँ सिर्फ किस चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है? एनसीईआरटी का। आप समझ पाए? तो आगे का पॉइंट आप लिखिए। मुख्य उद्देश्य क्या था? जन कल्याण था। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव है। बाजार में क्या है? प्रतिस्पर्धा का अभाव है। प्रतिस्पर्धा का अभाव है। समझ पाए आप इतना? प्रतिस्पर्धा का क्या है? अभाव है। ठीक है, आगे हम आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आपने यहाँ 4 पॉइंट नोट किए, 4 पॉइंट्स इनफ है आपके फिलहाल। यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपने लिखे। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट आप लिखिए। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ क्या बता सकते हैं? उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं कि पहले यूएसएसआर में ऐसी एक कंडीशन थी, पहले थी, लेकिन वर्तमान में किसी भी ये एक आदर्श कंडीशन है ना, ये एक आदर्श स्थिति है। तो आप लिख सकते हैं कि ये एक आदर्श स्थिति है और वर्तमान में किसी भी कंट्री में समाजवादी अर्थव्यवस्था का पूर्णतः कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है हमें, है ना। पूर्णतः कोई जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्य कर रही हो ऐसा अभी किसी भी कंट्री में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो हम बस ये इतना बता सकते हैं, हम एग्जैक्टली एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहला पॉइंट आप लिखिए कि कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, है ना। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए। यहाँ आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र यहाँ पर डिसाइड करता है कि कितना उत्पादन होगा, है ना, किस वस्तु का होगा या नहीं होगा, है ना, वितरण किस रूप में किया जाएगा और लोग जो है उसका उपभोग किस रूप में करेंगे। ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पता है कि किस रूप में करेंगे। आगे में इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, पहले आप नोट कीजिए कि यहाँ आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्र के रूप में किया जाता है। ठीक, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है ना। निजी क्षेत्र का जो इसमें उद्देश्य है वो क्या है? लाभ अर्जित करना होता है। लाभ अर्जित करना होता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिखिए। इस अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है। अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है ना। इसलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसलिए
इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अभी हमने देखा कि हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया, एनसीईआरटी, ठीक है। सपोज एनसीईआरटी की आवश्यकता तो है ना, एनसीईआरटी की आवश्यकता तो है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक छापने या बनाने पर जो निजी क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। सपोज आप किसी बुक शॉप पे गए, है ना, बुक शॉप पे गए और बुक शॉप पर जाकर आपने कहा कि हमें रमेश सिंह की बुक चाहिए। किसकी बुक चाहिए? रमेश सिंह। अब रमेश सिंह है, लाल एंड लाल है, और भी कई टाइप की बुक्स आती हैं, ठीक है। बुक इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप बुक परचेस करने जाएंगे तो और भी कई सारी बुक्स आती हैं। वहां पर आप शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर को आपने कहा कि मुझे एनसीईआरटी चाहिए और मुझे रमेश सिंह की बुक चाहिए। अब शॉपकीपर ने आपसे कहा कि रमेश सिंह एनसीईआरटी तो नहीं है, हम मंगा कर आपको दे देंगे। अगर आपको चाहिए तो हम क्या कर देंगे, आपको आपकी जो डिमांड है तो वो डिमांड को हम आप फुलफिल कर देंगे, सप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं। आप बोलेंगे तो हम उसको मंगवा देंगे और आपको दे देंगे। लेकिन ये दोनों जो बुक है, सपोज शॉपकीपर को इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो शॉपकीपर आपसे क्या कहेगा कि लाल एंड लाल की बुक आजकल ज्यादा चल रही है, आप एक बार उसे देखिए। अभी मेरे पास से कई सारे स्टूडेंट हैं जो लाल एंड लाल की बुक लेकर गए हैं, तो आप उसे खरीदिए, है ना। यहाँ शॉपकीपर को क्या हो रहा है, यहाँ शॉपकीपर को क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। वो यहाँ किस उद्देश्य से देख रहा है कि उसे 15% का लाभ हो रहा है, तो लाभ के उद्देश्य से किस बुक को बेच रहा है, लाल एंड लाल को। जबकि एनसीईआरटी क्या है, आवश्यकता तो है, लेकिन उसके यहाँ पर इतनी डिमांड नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, तो वो उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, जन कल्याण की भावना थी, व्यक्ति उतनी क्रय शक्ति उसकी थी ही नहीं कि वो उसे खरीद ले। लेकिन यहाँ आपकी जो पावर ऑफ परचेसिंग है, परचेसिंग ऑफ पावर है, वो आपकी अधिक है। तो यहाँ आप चाहें तो आप ये दोनों बुक भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या डिपेंड करेगा, डिपेंड क्या करता है कि आपकी क्रय शक्ति कितनी है ना। जितनी आपकी क्रय शक्ति होगी उस हिसाब से मार्केट में डिमांड आएगी, और डिमांड आएगी तो जो भी उत्पादन इकाइयां हैं, उत्पादन करने वाली जो इकाइयां हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो कैसी होंगी, वो अधिक से अधिक होंगी और उसका सप्लाई भी अधिक होगा। समझ पाए आप? यहाँ पर सप्लाई और डिमांड, मांग और पूर्ति का जो नियम होगा वो यहाँ फुलफिल होगा, मांग और पूर्ति का नियम। लेकिन किस रूप में होगा, लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, है ना। यहाँ लाभ अर्जित करना आपका उद्देश्य नहीं था, यहाँ उद्देश्य क्या था, जन कल्याण था। इतना आप समझ पाए, अच्छे से आपको ये समझ में आया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ भी हम एक उदाहरण देखेंगे अमेरिका की। हमने अभी यहाँ देखा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हमने उदाहरण लिया था। तो अमेरिका में पूर्णतः अमेरिका जो है वो पूर्णतः पूंजीवादी कंट्री नहीं है। यहाँ निजी क्षेत्र की भूमिका अधिक है ना, निजी क्षेत्र की जो भूमिका है वो अधिक है, ठीक है। जैसे हम एक बहुत बड़ा नाम हम देख सकते हैं, एलन मस्क का, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्णतः उनका यहाँ पर वो पूरी तरह से भागीदार है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रम्प साहब कुछ टैरिफ लगा सकते हैं, है ना, कुछ टैरिफ अभी लगाए हैं। वर्तमान में ये बात प्रासंगिक हो रही है कि वह अमेरिका जो है वो पूर्णतः पूंजीवादी कंट्री नहीं है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, जो वहाँ की नियामक एजेंसी है, राष्ट्रपति के रूप में वो नियामक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और वो वहाँ पर कुछ टैरिफ लगा रहे हैं। आयात निर्यात पर कुछ प्रतिबंध हो रहा है, प्रतिबंध ना होकर वो वहाँ पर टैरिफ के रूप में उसकी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं कि जो आयात किया जा रहा है सामान, उस पर टैरिफ कम हो, मतलब उनको थोड़ी सस्ती मिल जाए, और जो यहाँ से निर्यात किया जा रहा है उस पर टैरिफ अधिक हो, ताकि उनका जो उद्देश्य है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके, है ना। तो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी कंट्री है अमेरिका, हम इसे एक संभवतः उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अब हम कल देखेंगे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसके कंटेक्स्ट में हमें थोड़ा ज़्यादा समझना होगा।
तो मुझे उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ करेक्शन करना चाहिए, मेरी स्पीड धीमी हो रही है, स्पीड कम हो रही है या अधिक हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।